हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजेंट मूवमेंट्स। पर इससे पहले एक टॉपिक नोट कर लेना। हमने कल ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ा था, उसमें से एक बच गई थी, वो थी आपकी गोंद रिवोल्ट। 1940 का टाइम पीरियड है, गोंद रिवोल्ट होता है, इनमें भी आक्रोश आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, जैसे हमें पता है सेग्रीगेशन तो वो कर ही रहे थे, इंटरफेरेंस कर ही रहे थे ट्राइबल पीपल्स के अंदर। पर अब इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बना दिए थे सेपरेट। जो ब्रिटिशर्स थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने लगे, और जितना भी रॉ मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है फॉरेस्ट के अंदर, चाहे वो टिम्बर है या और भी जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। जिस वजह से जो मेन कंट्रोल था, ज़्यादा जो पावर थी, वो किसके पास जा चुकी थी? जो ब्रिटिशर्स थे और उनके अंडर जो निज़ाम, ज़मींदार, मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उन सब के पास जा रही थी। और जिसकी वजह से जो लोकल ट्राइब्स थी उनमें रिसेंटमेंट आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, और उसी की वजह से गोंद रिवोल्ट हुई थी। कोमाराम भीम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्लोगन दिया था। वो क्या था? कोमाराम भीम। कोमाराम भीम ने 3 जे बोले। 3 जे में क्या क्या आता है? एक है आपका जल, जंगल और ज़मीन। तो ये किसने बोला था? ये बोला था कोमाराम भीम। तो आज भी जब आप पॉलिटी का कोई आंसर लिखते हो जिसमें NC/ST वगैरह कोई भी कमीशन पूछ लिया जाता है आपसे, तो यू हैव टू मेंशन दीज 3 जे, जल, जंगल, ज़मीन। कोमाराम भीम ने ये शब्द बोले थे। जल यानी कि वाटर, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, और ज़मीन मतलब लैंड। ये जो 3 जे हैं, ये ट्राइबल पीपल को इन तीनों चीज़ों से ही ज़्यादा मतलब होता है। पैसा उतना रोल प्ले नहीं करता जितना मेन स्ट्रीम में करता है। सो इसी के साथ आपके ये पिछले ट्राइबल रिवोल्ट हमने देख लिए थे, नागा रिवोल्ट, रंपा, चेंचू, कुकीज़, ये सब हमने कर लिए थे, मुंडा वगैरह। तो अब हम चलते हैं पीजेंट जो रिवोल्ट होने लगे थे, पीजेंट जो मूवमेंट्स उठने लगी थी, जो फार्मर्स हुआ करते थे। तो क्या क्या मेन रीजंस थे जिसकी वजह से पीजेंट मूवमेंट्स आती हैं? एक तो हाई रेवेन्यू डिमांड। जितना भी आपके खेत में से प्रोड्यूस हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल उसमें प्रॉफिट भी हो। प्रॉफिट का मार्जिन कैन इंक्रीज, प्रॉफिट का मार्जिन कैन डिक्रीज। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोल दिया था, किसको बोला? मनी लैंडर्स या फिर ज़मींदार्स को, कि पैसे इकट्ठे करो आप पीजेंट से। तो अब ज़मींदार जो हुआ करते थे ये चाहते थे हमें भी फ़ायदा हो, और ब्रिटिशर ने जितने मांगे उनको भी दे दें। तो ये पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करने लग गए। तो एक तो रेवेन्यू डिमांड बहुत इंक्रीज़ कर चुकी थी, और बहुत सारा लोन लेने की वजह से वो लोन को चुका भी नहीं पा रहे थे जो पीजेंट्स थे। अनस्कर्पुलस यानी कि एक बहुत ही डिसलॉयल तरीके से जो मनी लेंडर्स थे वो पैसे खींच रहे थे फ्रॉम द पीजेंट। एंड जो एग्रेरियन सेक्टर था उसमें कहीं ना कहीं स्टेगनेंसी आ गई थी। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो अगले साल का बीज भी कहाँ से आएगा? पूरा बीज तो बचता भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो पीजेंट्स फेस कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया, एक्सेप्ट नॉर्दर्न टिप को अगर छोड़ दें तो सारे ही एरियाज़ में आपको, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ में आप देखोगे कि जो पीजेंट मूवमेंट्स है वो चलती जा रही है। पहला वायलेंस तो देखेंगे, पर उससे पहले एक बार लोकेशंस लोकेट कर लो कि कहाँ कहाँ पे हुए। जैसे इंडिगो रिवोल्ट सबसे पॉपुलर वन, दैट इज़ इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो की खेती। ठीक है, ब्लू कलर हुआ करता था ये इंडिगो की खेती। तो जो इंडिगो होता है ना, इसको अगर आप नॉन फर्टाइल एरिया पे भी ग्रो करवाते हो, बंजर ज़मीन पे भी अगर ग्रो करवाते हो, तो ये उग जाता है। पर जो ब्रिटिशर्स थे ये अब इतना इंडिगो चाह रहे थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, लाइट सा कलर था, कपड़े वगैरह अच्छे लगते थे देखने में, कमर्शियली इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो इन्होंने कैसे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया एट बंगाल, जबकि बंगाल का एरिया हम पढ़ चुके हैं हाईली फर्टाइल रीजन, काफ़ी फर्टाइल जोन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जो आपका फर्टाइल एरिया है उसमें भी आपको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। कंडीशंस लगा दी कि एटलीस्ट इतने एरिया में तो इंडिगो ही ग्रो करना पड़ेगा, और ज़्यादा एरिया इंडिगो की ही अंडर आ रहा था। इनको नहीं था इस चीज़ से मतलब कि क्या लोगों के पास कुछ खाने को बच रहा है, पैसे बन रहे हैं, नो। तो ये जो इंडिगो रिवोल्ट है, यू विल सी इट हैपन बिटवीन 1859 टू 1860। तो ये आ गया बंगाल का, और कहीं ना कहीं जो फेमीन आए बंगाल में, ये भी रीजंस बने। उसके अलावा दूसरा रिवोल्ट अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका पबना रिवोल्ट, या पबना और एग्रेरियन लीग्स जो थे बांग्लादेश वाले एरिया में। तो 1870 से लेके 1880, अब बांग्लादेश आज के टाइम से बोलते हैं, वैसे ये क्या था, बंगाल वाला एरिया था। पबना वॉज इन बंगाल, पर अब जो है यहाँ पे सेपरेशन हो चुकी है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है तो सेपरेशन हैपन, और अदरवाइज़ ये बंगाल वाला ही एरिया है उस टाइम का। इसके अलावा डेक्कन राइट्स, यहाँ पे भी वायलेंस हो रहे हैं। जितना भी आपका ये डेक्कन रीजन आ जाता है वहाँ पे भी वायलेंस देखने को मिल रहे हैं।
टाइमलाइन देखोगे तो 1874 टू 1875 का चल रहा है। और भी बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि इक्का मूवमेंट है, ठीक है, यूपी वाले जोन में आपको मिल जाएगा इक्का मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट आ जाएगी कहीं ना कहीं इस पोर्शन पे। 1947 टू 1948 का टाइम पीरियड, ये लंबे टाइम तक चली, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी देखने को मिल रही है। इंडिपेंडेंस के जस्ट एंड हुई थी एक बख्शत मूवमेंट ये बिहार वाले एरिया में हुई। तो बहुत सारी ऐसी पीजेंट मूवमेंट्स हैं जो थ्रू आउट द इंडिया चल रही हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले एका मूवमेंट देख लो, यूपी वाले एरिया में देख रहे हैं, बख्शत मूवमेंट बिहार वाले एरिया में, पबना और इंडिगो देवर इन बंगाल वाला रीजन, तेलंगाना इन तेलंगाना, डेक्कन राइट्स, तो इसमें बहुत सारी स्टेट्स कवर्ड अप थी जहाँ पे भी ये डेक्कन रीजन आपको मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू जहाँ पे हम पढ़ते हैं। वन बाय वन देखते हैं आप सभी को। इंडिगो रिवोल्ट जिसका टाइमलाइन आपको मिलेगा 1859 टू 1860। तो नील विद्रोह भी इसको बोलते हैं, इंडिगो नील की ही खेती थी ना, तो नील विद्रोह भी बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिगो रिबेलियन भी इसको बोलते हैं, बंगाल वाले एरिया में हुआ, तो मैप पे अगर बना लोगे छोटा सा यहाँ पे बना देना इंडिगो रिवोल्ट इस तरह से। नील विद्रोह भी जिसको बोला, तो ये ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, इंडिजिनस जो लोग थे बंगाल के, इनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अब इंडिगो प्लांटेशन के क्या क्या वेज बनाए, पहला था निज सिस्टम और दूसरा था रयती सिस्टम, रैयतवाड़ी भी सुनते हो आप। तो निज सिस्टम में क्या था, यूरोपियंस क्या कर रहे हैं, जो लैंड है उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं और पीजेंट्स को हायर कर रहे हैं, किस लिए, कल्टीवेशन के लिए। निज सिस्टम में क्या है, ये खेत है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं इस खेत को, और जिन लोगों के खेत थे उनको हायर कर रहे हैं, उनकी हायरिंग चल रही है और उनको फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो उगाने के लिए उकसाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो था निज सिस्टम जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रैयती सिस्टम में क्या कर रहे हैं, रैयती सिस्टम में एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स हैं, एक तरफ पीजेंट हैं और एक तरफ प्लांटर्स हैं। प्लांटर यानी कि कौन है, यूरोपियंस हैं, जिनको वो कमर्शियलाइज करनी है चीज़ें। यहाँ पे एक एग्रीमेंट बन रहा है और एग्रीमेंट पे लिख दिया जा रहा है कि टोटल लैंड में से 25% एरिया पे तो क्या ग्रो किया जाएगा, नील ही ग्रो किया जाएगा, इंडिगो ही ग्रो किया जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज हैपनिंग इन द रैयती सिस्टम। निज सिस्टम में जस्ट हायरिंग चल रही है, ब्रिटिशर्स लैंड एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं और पीजेंट्स को हायर किए जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। रैयती सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, रैयती सिस्टम में जो पीजेंट्स हैं और यूरोपियंस हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसपे लिख दिया जा रहा है कि उनके जो टोटल लैंड है उसका 25% हिस्से के अंदर सिर्फ नील ही ग्रो किया जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द टू सिस्टम्स। नाउ द प्लांटर जो थे, इन्होंने पीजेंट्स के ऊपर कंडीशन लगा दी कि चलो जी इंडिगो हमें सप्लाई करो, कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करो। अब ये जो रिवोल्ट था ये स्टार्ट होता है गोविंदपुर विलेज से, विच वाज इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। नादिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था गोविंदपुर, वहाँ से इमर्ज करता है ये नील विद्रोह। और इसी वजह से जो इंडिगो कल्टीवेशन थी, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन थी उसको रोक दिया, क्योंकि ये जो विद्रोह था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और नील दर्पण एक प्ले है, एक नाटक है, किसने लिखा था, दीनबंधु मित्रा। जब दीनबंधु मित्रा ने ये नील दर्पण नामक नाटक लिखा था, तो पहले क्या होता था, ऐसे थिएटर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे और लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पे प्ले परफॉर्म किए जाते थे। तो एक दिन इसी नील दर्पण के ऊपर ये प्ले किया गया था और लोगों को अवेयरनेस हुई इससे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमें यूज़ कर रहे हैं। तो नील दर्पण किसने लिखा था, ये लिखा था दीनबंधु मित्रा। इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्रा। पबना अनरेस्ट ये भी बंगाल वाला ही एरिया आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन चल रही है 1870 टू 1880। तो ये जो पबना था, जिस आज भी देखोगे आप तो जूट के लिए काफ़ी जाना जाता है। जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, दैट इज़ वन टर्म वी यूज़ फॉर द जूट, ठीक है। वो जो बोरी वगैरह होती है, सैक्स होती हैं, जूट होती है, उसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ये रेजिस्टेंस कॉज कर रहे थे टुवर्ड द रैयत सिस्टम। रैयत सिस्टम कौन सा है, जिसमें ब्रिटिशर्स और पीजेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि आपको 25% एरिया के अंदर इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, नील ग्रो करना पड़ेगा। तो ये जो पबना अनरेस्ट था ये जूट की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे जूट बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हुआ करता था, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये इनको भी ये इनको जूट के लेके जो है फोर्स कर रहे थे। तो ये जो रैयत्स थे
ये इसके अगेंस्ट थे, ये जो रैयत सिस्टम चल रहा था, एग्रीमेंट सिस्टम था, इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। और बंगाल में एक ज़मींदार के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस चलती है, दैट इज़ द पबना अनरेस्ट, यूसुफ शाही परगना, दैट वाज द रीजन जहाँ पे ये चल रहा है। 1859 का एक एक्ट आता है और इससे ऑक्यूपेंसी राइट्स असाइन कर दिए जाते हैं कि जितने भी टेनेंट फार्मर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स को, बट जो ज़मींदार थे उन्होंने पीजेंट्स को रोका था टू एक्वायर द लैंड, इन्होंने रोका था, पर जो टेनेंट फार्मर्स थे उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स दे दिए गए, जबकि जो पीजेंट्स थे उनको लैंड एक्वायर करने से रोका गया। एंटी ज़मींदार सेंटिमेंट्स आए क्योंकि कुछ को दे दिए और यहाँ पे ज़मींदार रोक रहे हैं पीजेंट्स को ज़मीन ऑक्यूपाई करने से, तो इससे एक और सेंटिमेंट आ गया, दैट इज़ द एंटी ज़मींदार सेंटिमेंट। अब ये भी स्प्रेड कर गया टू द अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल, और इसका जो मेन एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आया वो था बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885, बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885। तो इन्होंने क्या किया था, जो ज़मींदार के राइट्स हैं और टेनेंट्स के राइट्स हैं उनको मेंशन करा था। तो क्या आया, बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1855। इसमें क्या किया गया था, क्या राइट ज़मींदार के हैं, क्या राइट टेनेंट्स के हैं, दोनों को बता दिया गया, मालिक के भी और ज़मींदार के भी। इसके बाद आते हैं डेक्कन राइट्स, जो वायलेंस डेक्कन वाले रीजन में हो रहा था। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, बॉम्बे रेजिडेंसी, मतलब कहीं यहाँ की बात करी जा रही है, 1875 का टाइम पीरियड है। तो ये रिबेलियन कॉज कर देते हैं अगेंस्ट द क्राइसिस कॉज्ड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से जो भी यहाँ पे क्राइसिस हो रखे थे, तो यहाँ के पीजेंट्स भी रिवोल्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट क्रिएट कर देते हैं। मेन कंसर्न यहाँ पे क्या था, वो था हाई टैक्सेस का। जो पीजेंट्स थे इस रीजन के, उनको हाई टैक्स पे करने पड़ रहे थे, टैक्स पे करने के चक्कर में उनको और लोन लेना पड़ रहा था, लोन ले रहे थे तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट लग जा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे डेक्कन एरिया के लोग, स्पेशली बॉम्बे रेजिडेंसी के। और अमेरिकन सिविल वॉर भी चल रहा है उस टाइम पे, 1864 का टाइम है, जिसकी वजह से इंडियन जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, इन सब की डिमांड जो थी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। चल सिविल वॉर अमेरिका में रहा है, पर इससे जूट और कॉटन की टेक्सटाइल इंडिया के अंदर डिमांड कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी। और जो पीजेंट्स थे और मनी लेंडर्स थे, इनके बीच में और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ कर जाते हैं। और जो डेट बॉन्ड वगैरह थे और जितनी भी डिटेल्स थी उनको सीज कर लिया जाता है और पब्लिकली बर्न कर दिया जाता है, कोई डाटा अपने पास नहीं बचता। डेक्कन कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 1878, और जिसने सजेस्ट करा था कि हमें लॉज में चेंज करने की ज़रूरत है जो भी पीजेंट से रिलेटेड है। और उनकी रिकमेंडेशन पे, यानी कि डेक्कन कमीशन की रिकमेंडेशन पे एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट जो है पास कर दिया गया 1879 में। डेक्कन कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, ईयर 1878 है, और इसमें सजेशन दिए गए थे कि जो लॉज हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू द पीजेंट्स। और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1879 में एक लॉ पास कर दिया गया, एक एक्ट पास कर दिया गया, दैट इज़ एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट। उसके बाद आती है किसान सभा मूवमेंट, 1920s का टाइम पीरियड है, और ये बिहार वाले एरिया में शुरू होती है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बन जाती है 1929 के अंदर बाय सहजनंद सरस्वती ने क्या किया था, एक किसान सभा डेवलप कर दी, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप कर दी 1929 के अंदर। एरिया की अगर बात करें तो बिहार वाले पोर्शन की बात की जा रही है। तो पहले तो किसान सभा ही थी जो कि यूपी में देखने को मिलती थी, लखनऊ वाले पार्ट में, इन 1918 बाय गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। तो ये दूसरी थी फिर, मतलब इसके बाद तो बनती ही गई किसान सभा मूवमेंट जो थी, दिस हैपेंड इन बिहार वाला एरिया, और यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनी। तो इससे पहले यूपी वाले एरिया में हमें सिर्फ किसान सभा ही देखने को मिल रही थी 1918 में जो बनी थी। तो गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये सारे इसके पायनियर हैं। 1920s में किसान सभा को ऑर्गेनाइज करा जाता है और भी बहुत सारे एरिया में, जैसे कि एक तो बंगाल वाला एरिया, पंजाब, यूपी, और भी किसान सभाएं यहाँ पे बनाई जाती हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या थे इन ऑल इंडिया किसान सभा के, ये जो किसान सभाएं बन रही हैं, तो किसानों के ऊपर किसका प्रेशर था, ज़मींदार्स का, तो ज़मींदार को अबॉलिश करना है, फर्स्ट एम। दूसरा था क्रेडिट मतलब जो भी इनको पैसे मिलेंगे तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसे आज के टाइम पे बैंक्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोला था कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ज़मींदारों से नहीं हम पैसे लेंगे। और जो लैंड रेवेन्यू है, जो
ज़मींदारों को देना पड़ रहा है या फिर उनसे ऊपर जो बैठे हैं ब्रिटिशर्स उनको देना पड़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो दीज वर द एम ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट्स। तो ये सारी हैं आपकी। और इंडिगो रिवोल्ट से हमने शुरू किया, जिसे नील विद्रोह भी बोलते हैं। 2 सिस्टम साइन हुए, दैट इज़ निज सिस्टम और रैयती सिस्टम। निज सिस्टम में जस्ट यूरोपियंस हायर कर रहे हैं इनको, एंड रैयती सिस्टम में जो प्लांटर एंड पीजेंट हैं वो एक तरह से एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिस पे लिखा जा रहा है 25% जो लैंड है वो यूज़ होगी नील की खेती में। गोविंदपुर जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, वहाँ से ये रेस शुरू हो जाता है इंडिगो रिवोल्ट। एंड नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र ने 1858 to 59 में लिखा था, इसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेस करी थी। पबना अनरेस्ट, यहाँ पे जूट को एक्सप्लॉइटिव तरीके से यूज़ किया जाने लगा। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। अमेरिकन सिविल वॉर चल पड़ता है 1864 के अंदर, जिसकी वजह से हम देखते हैं डिमांड जो थी जूट की और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। इसके अलावा एक्ट ऑफ 1859 आता है जिसके तहत जो टेनेंट फार्मर्स थे, मालिक थे, उनके तो राइट्स बता दिए गए थे, पर ज़मींदारों ने पीजेंट्स को लैंड एक्वायर करने से अभी भी रोक दिया था। तो जिस वजह से एंटी ज़मींदार सेंटिमेंट आ जाते हैं। और उसके बाद जो है एक बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 आता है जिसके तहत जो ज़मींदार के राइट्स थे और टेनेंट्स के राइट थे दोनों को डिफाइन कर दिया जाता है। डेक्कन राइट्स आते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे 1875 के अंदर, जिसकी वजह से ये आक्रोश फैल जाता है। ये अमेरिकन सिविल वॉर वाला कर लेना ऐड, ये पबना अनरेस्ट के साथ आएगा। तो इस वजह से डेट बॉन्ड वगैरह जो थे वो इंक्रीज़ कर गए थे। डेक्कन कमीशन अगर देखोगे तो इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1878 के अंदर, और जो भी लॉज थे रिलेटेड टू द पीजेंट्री और इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि हमें पीजेंट के लॉज को चेंज कर देना चाहिए, तो एक एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट आता है 1879 में पास हो जाता है। किसान सभा मूवमेंट अगर देखें तो बिहार वाले एरिया में हुई थी। इससे पहले यूपी के लखनऊ में थी। गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने इसको बनाया था। 1920s में हमें किसान सभाएं मिलती हैं थ्रू आउट इंडिया, बंगाल, पंजाब, यूपी के क्षेत्रों में, जिनके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि ज़मींदारी को हमें अबॉलिश करना है, क्रेडिट सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और लैंड रेवेन्यू डिक्रीज़ करना है। एक मूवमेंट देखेंगे पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।